हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर वापस आ गया आप लोगों के लिए लेकर उत्तर प्रदेश के इतिहास का लेक्चर नंबर 5। पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा वो देखा एंशियंट हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है। उत्तर प्रदेश को मध्य देश, पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी अंश शुरू से ही जुड़ा हुआ था। आगे चलकर पॉलिटिकल डाइवर्जेंस और जब हमारा देश आजाद होता है और अंग्रेजों के समय में ही इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस किया गया, फिर इसमें अवध और इसमें जो है आपका आगरा का सेक्शन और भी सेक्शंस क्लासिफाइड किया गया। फिर उत्तर प्रदेश से ही एक अंश निकला उत्तराखंड, उसे और तोड़ा गया, उससे बिहार, बंगाल अलग कर दिए गए और फाइनली उत्तर प्रदेश जितना बचा वो आज के समय का आधुनिक उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल डिवीजन है। बट एंशिएंट टाइम में उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा हुआ करता था और हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे समयों में, अगर हम बात करें पाषाण युग की, स्टोन एज में भी उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंस देखता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हमारा वैदिक और लेटर वैदिक कल्चर में भी। इसके अलावा हमने देखा 16 महाजनपद में और बुद्धिज्म जैनिज्म में भी इसकी इंपॉर्टेंस देखी हम। साथ ही ग्रेट एपिक्स जब लिखे गए हिंदुइज्म में भी महाभारत और रामायण का इंपॉर्टेंस देखा। और इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्लास में, 5वीं हिस्ट्री की क्लास में, क्या मौर्यन डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी का भी कोई बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई फॉरेन इन्वेजन भी हुआ है क्या, और क्या उत्तर प्रदेश में पोस्ट मौर्यन या पोस्ट गुप्तास का भी कोई असर रहा है। इस तरह की चीजों को समझने के लिए हम आगे क्लास शुरू करेंगे और शुरुआत होती है हमारी मौर्यन डायनेस्टी से। अभी तक जो हम लोगों ने रिदम से पढ़ा है वो 16 महाजनपद के बाद ग्रेट एपिक रामायण महाभारत में भी, और बुद्धिज्म और जैनिज्म में बुद्ध धर्म के बुद्ध भगवान को यूपी के कुशीनहरा में मरते हुए निर्वाण पाते हुए, और जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर को भी निर्वाण पाते हुए हमने पावापुरी के उत्तर प्रदेश के सेक्शन में देखा। आगे बढ़ते हैं और 16 महाजनपद का इस समय एकीकरण हो रहा था, मीन्स इनका एक्यूमुलेशन हो रहा था, और यही 16 महाजनपद मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना रहे थे जो अभी तक कई भागों में बटा हुआ था। कहीं कौशल प्रसेनजित, कहीं चंड प्रद्योत अवंती, कहीं पर जो है बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, और अलग अलग डायनेस्टीज छोटे छोटे क्षेत्रों में राज कर रही थी। किसी तरह का सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं था। लेकिन जैसे ही समय बीता, चाणक्य ने एक मोर पालने वाले बच्चे को उठाया और उठाकर उसको एक प्रोमिनेंट लीडर बना दिया। वो बनते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने अपना ग्रज, अपना बदला लेने के लिए नंदवंश के धनानंद से बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया और बनाया वहां का उत्तर प्रदेश का, उत्तर इंडिया का एक हीरो। और उन्होंने क्या किया, शुरू में तो नंदवंश से लड़ने के लिए उन्होंने बुद्धि और टेक्निक्स और राजनीति, कूटनीति का उपयोग किया। लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं, अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन के साथ कंसोलिडेशन भी करते हैं, और जिसकी वजह से पूरा भारत अखंड भारत के रूप में गांधार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत का विंध्याचल सेक्शंस के नीचे ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य फैल जाता है। पूरे के पूरे 16 महाजनपदों को मिलाकर एक कर दिया जाता है और वो साम्राज्य कहलाता है मगध साम्राज्य, जिस पर एक छत्र जो है वो पूरा का पूरा शासन रहा है, वो रहा था मौर्यों का। तो उन्हीं मौर्यों के अंडर में उत्तर प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंस था, इसी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आइए चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस रहा है मौर्यन डायनेस्टी का। मौर्यन डायनेस्टी शुरू से ही एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी रही है, जिसका मैं आपको बता दूं इनका हायरार्की क्या रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार नंदा डायनेस्टी, जिसके एक छत्र, एक राज थे, जिसका नाम मैंने कल बताया था कि वो महापद्मनंद थे। उन्होंने भी एक बार सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी लेकिन असफल हुए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कर दिखाया। कहते हैं स्ट्रैबो, जस्टिस, प्लिनी, इन लोगों ने ये बताया कि इनकी सेना में बहुत सारे सैनिक, इन्फेंट्री, कावलरी, एलिफेंट्री, और साथ ही साथ इनके पास चैरियट्स वगैरह और बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे कि ये एक छत्र बनाने में काफी योग्य सिद्ध हुए। कहते हैं कि इनको
अच्छी उपज उत्तर प्रदेश में होने के कारण, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, मध्य देश में होने के कारण इनका राजस्व व्यवस्था जो टैक्सेशन था वो भी अच्छा था। और साथ ही साथ इनके अंडर में जो भी पले फूले, जैसे बिंदुसार इनके बाद आने वाले राजा थे और बिंदुसार के बाद आने वाले अशोक थे, किसी ना किसी तरीके से ये तीनों उत्तर प्रदेश से डायरेक्टली कनेक्टेड रहे हैं। और इनके साम्राज्य विस्तार में उत्तर प्रदेश की कृषि, जिनके दरबार में एग्रोनोमोई नाम के बड़े कृषि अधिकारी हुआ करते थे, और तो और इन लोगों ने मिलकर ऐसी उपजाऊ जमीन का सही उपयोग किया और अपने राजकोष को भरा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश का इनडायरेक्ट वो कंट्रीब्यूशन देखें मौर्यन डायनेस्टीज में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश उपजाऊ क्षेत्र था, उपज के कारण अच्छी फसल होती है, अच्छा टैक्सेशन आता है, अच्छी लेवल की जो है वो मतलब प्रोडक्शन होती है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में हम सरप्लस लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में उसको प्रोटेक्ट करते हुए हमने क्या किया, डेवलप किया। और उत्तर प्रदेश से आया हुआ राजस्व राज्य को बढ़ाने, विस्तार करने, सेना को पैसे देने और इनके कंसोलिडेशन में बहुत योगदान इनडायरेक्टली जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि 16 महाजनपद में बहुत सारे महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश के भी थे, तो मगध जो 16 महाजनपदों को मिलाकर एक बनाया गया, उसमें से बहुत बड़ा एरिया उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करें। अगर मैं वायु पुराण की बात करूं तो मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो कम से कम 134 साल शासन करती है। एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट और कैसा, सेंट्रलाइज्ड। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी 323 बीसी में, और मगध वाले सेक्शन में। मगध अगर मैं कहूं तो पूरा का पूरा मध्य देश, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, जो कि उस समय यूपी के नाम से भी जाना जा सकता। समझ गए? यूपी को एक्चुअली बाउल ऑफ राइस कहा जाता था, बाउल ऑफ व्हीट कहा जाता था। ठीक है, इस वजह से खेती का नाम लेते ही यूपी का नाम ऑटोमेटिक उससे कनेक्टेड हो जाता। चलिए हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त ही नहीं, बिंदुसार ने भी कंसोलिडेशन के समय में, और साथ ही साथ कहते हैं अशोक ने भी क्या किया, सारनाथ में अपना प्रतीक लगाया। 4 लॉयंस अलग अलग दिशाओं में मुंह किए हुए 4 लॉयंस लगवाए। और ये लगवाया कहां, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इनका मिलता है। और इसी लॉयन को हम लोगों ने अपना नेशनल एम्ब्लेम बना दिया। नेशनल एम्ब्लेम बन गया, मतलब उत्तर प्रदेश में पाया हुआ मौर्यन साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक आज हमारे साम्राज्य का, आज हमारे राज्य का बहुत बड़ा प्रतीक है, जो कि नेशनल एम्ब्लेम के रूप में माना जाता है। इसके बारे में भी जरा सा देख लीजिए। कहते हैं कि 4 शेर जो बने हुए हैं, ये 4 शेर चारों अलग दिशाओं में धम्म के साथ साथ शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। और इन शेर के नीचे एलिफेंट और बुल और 3-4 चक्र बने हैं, और तो और 3-4 जानवरों के भी सिंबल्स हैं। ये जो बेस है इसको हमने नाम दिया अबैकस बेस। और इसके नीचे आपने देखा होगा वर्टिकल इन्वर्टेड फ्लावर है, लोटस। इन्वर्टेड लोटस का नाम हमने दिया बेल कैपिटल। मतलब हम लोगों ने पूरा का पूरा इनका नेशनल एम्ब्लेम इन तीनों के साथ, लॉयन के साथ, अबैकस के साथ और ये बेल आइकॉन के साथ मिलाकर एक नेशनल एम्ब्लेम अपना बनाया। ठीक है, कहीं कहीं पर ये अबैकस तो रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये बेल कैपिटल जो कि इन्वर्टेड लोटस के रूप में मानी जाती है, ये कहीं कहीं पर नहीं भी होता, लेकिन हमने इसको पूरा माना। और यही इसी के नीचे, इसी अबैकस में यहां पर हम लोगों ने लिखवाया अपने हिंदी कल्चर से, हिंदू कल्चर से रिलेटेड, क्योंकि ये बुद्ध का प्रतीक था, तो हमने वहां पर ये भी लिखवाया सत्यमेव जयते। कहते हैं कि सत्यमेव जयते इसी शेर के नीचे, लॉयन के नीचे अबैकस के ऊपर लिखा हुआ है। अबैकस ये बेस होता है जिस पर ये शेर टिका हुआ है। सत्यमेव जयते एक्चुअली मुंडको उपनिषद से लिया गया था। मुंडको उपनिषद, ये याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए खैर, वायु पुराण में भी हमें मौर्यन डायनेस्टी के 134 साल अर्थात यूपी के आसपास डेवलप होते हुए दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है कि ये मगध अर्थात यूपी के बड़े एरिया में रहते थे और इतने बड़े एम्पायर का एम्ब्लेम हमने अडॉप्ट किया। कहते हैं अशोक आए, उन्होंने भी क्या किया, 4 लॉयंस को एस्टैब्लिश किया। कहीं और नहीं किया, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में किया, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां पर उपदेश दिया था। अगर हम बात करें कि लॉयन कैपिटल जो है, तो बताएंगे कि यही पिलर थे सारनाथ में, जो मैंने आपको बनाकर दिखाया। और यही अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, स्टेट एम्ब्लेम बन गया।
यहां पर स्टेट ही नहीं, ये नेशनल एम्ब्लेम बन गया। याद रखिएगा, नेशनल लेवल का एम्ब्लेम हमारा ये बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर मौर्य वंश में उत्तर प्रदेश का और क्या रोल रहा है। उत्तर प्रदेश में मौर्य द्वारा बनाया गया एक शेर पूरे भारत का शेर बन गया। ठीक है, अशोक की अगर हम बात करें तो एक स्टडी होती है जो रॉक्स की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं पेट्रोग्राफी। पेट्रोग्राफी में पता चला कि सारनाथ एक प्रोमिनेंट जगह थी। इलाहाबाद अशोक के समय में एक प्रोमिनेंट, इलाहाबाद का लौरिया नंदनगढ़, मेरठ का अभिलेख जो कि दिल्ली से फिरोज शाह तुगलक मेरठ से उखाड़ कर लेकर जाते हैं और दिल्ली में लगा देते हैं, और वहीं से वापस इस्लाम धर्म के लोगों ने भी, उस समय के मेडाइवल हिस्ट्री के लोगों ने भी देखा कि अशोक के धम्म, अशोक के नॉन वायलेंस और अशोक की वो सारी चीजें उस समय फिरोज शाह तुगलक के दिल्ली सल्तनत में भी देखने को मिली। केवल फिरोज शाह तुगलक के मेरठ और टोपरा से ले गए हुए जो है इंस्क्रिप्शंस को उखाड़ कर ले जाते हैं, दिल्ली में लगाकर भरी जो है बाजार में ले जाकर लगाते हैं। तो यहां पर उसकी प्रोमिनेंसी दिखी कि उत्तर प्रदेश के एक पिलर को उखाड़ कर दिल्ली में शिफ्ट किया गया। कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो सोचिए। कौशांबी, शकिंसा, बस्ती और मिर्जापुर वाले सेक्शंस आज भी आप देखेंगे तो यहां पर अशोक के बहुत सारे क्या है, रॉक पिलर्स के रूप में, रॉक कट के रूप में, या फिर पिलर के रूप में, या कभी कभी मेजर और माइनर एडिक्शंस के रूप में इंस्क्रिप्शंस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये एरियाज जो हैं ये मौर्यन डायनेस्टी से संबंधित है, जिसमें क्या किया गया, ढेर सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश ये इसलिए और भी फेमस हो जाता है क्योंकि अभी तक का पूरे भारत में सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं आई, और आई भी तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार सेंट्रलाइज्ड पावर जो कि मगध साम्राज्य के रूप में आई। उत्तर प्रदेश उसका एक अंश मात्र ही था, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल था इनडायरेक्टली। चलिए अशोक की अगर बात करें तो अशोक ने ही सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया। आपको बता दूं, सारनाथ में अशोक ने सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश दिया, क्योंकि उपदेश मुख से दिया। कहते हैं जब गौतम बुद्ध मरे तो इनकी अस्थियों को 8 से 9 पार्ट में बांटकर अलग अलग जगहों पर इनके रेलिक्स को सेफ रखने के लिए उसी के बीच में रेलिक्स रखा, सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह में, और उसके ऊपर बड़ा सा स्तूप बना दिया। तो सारनाथ में क्योंकि उपदेश दिया था तो मुख से दिया था, तो मुख के बचे अंश के ऊपर हमने एक स्तूप बनाया, और उस स्तूप का नाम है, उस स्तूप का नाम क्या होगा तो बताएंगे, इस स्तूप का नाम है धमेक का स्तूप। और यहीं पर आपको मिलेगा चौखंडी स्तूप। धमेक स्तूप के साथ साथ सारनाथ में ही आपको मिलेगा चौखंडी। CHAU, चौखंडी। याद रखिएगा, चौखंडी स्तूप भी हमारे बनारस के सारनाथ में मिलता है। धमेक स्तूप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्तूप जिसे हम कहते हैं सांची का स्तूप, सांची का स्तूप भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सेशन क्या होगा हमारा। डेथ ऑफ अशोका। अगर बात करें जब अशोक मरे तो इसके बाद मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइंड होनी शुरू हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त भी किसी तरह से यूपी से जुड़े थे, बिंदुसार भी कंसोलिडेशन के समय में यूपी से जुड़े हुए थे। कहते हैं यूपी के बगल में है MP विदिशा, वहां पर इन्हीं के समय में मतलब मौर्य वंश जब पतन हो रहा था और ब्राह्मण वंश का उदय हो रहा था, तो वहां पर एक गरुड़ स्तंभ लगाया गया। ठीक है, कहते हैं वो किसी विदेशी एंटियोलकीट्स के समय में आए हुए हेलियोडोरस राजपूत ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ लगाया। क्यों फेमस होता है, फिर उससे यूपी कैसे कनेक्टेड है, तो वो जाति आगे बढ़ते हुए यूपी की तरफ भी इंक्रोचमेंट करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के मरने के बाद उत्तर प्रदेश का असर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। अशोक उत्तर प्रदेश में इनकी पूरी की पूरी जनता काफी साल खुशी खुशी रही। चंद्रगुप्त के समय में भी रही, बिंदुसार के समय में रही, और अशोक के समय में भी रही। लेकिन अशोक के मरने के बाद सारा साम्राज्य फिर से छिन्न भिन्न होता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों से रिवॉल्ट करके अलग अलग लेवल की जो है अपनी राज्य बना ली, और उसी समय में शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश क्षेत्रीय स्तर पर और विदेशी आक्रमण भी होने शुरू हुए। मेरे कहने का मतलब कि अगर हम फाहियान और वैनसांग की बात करें, इन्होंने बताया कि पूरे यूपी में, पूरे भारत में, पूरे नॉर्थ इंडिया के साथ साथ पूरे इंडिया के बॉर्डर्स पर भी बुद्ध धर्म फैला। फाहियान और हेनसांग आए हुए चाइनीज ट्रेवलर हैं, उन्होंने अशोक के एडिक्शंस के बारे में बताया और बताया
कि उत्तर प्रदेश के भी बहुत भाग में अशोक के एडिक्शंस उन्होंने रीड किए, चाइना से आकर यहाँ पर रीड किया। चलिए अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर जैसे ही खत्म होता है, अशोक के मरने के बाद से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो यहां पर हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है, फिर नया टॉपिक शुरू होता है आफ्टर अशोका, आफ्टर मौर्यंस। तो चलिए देखें आफ्टर मौर्यंस में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। आफ्टर मौर्यंस में अर्थात मौर्य वंश के अशोक के पतन के बाद दशरथ अशोक के वंशज के रूप में, संप्रति अशोक के वंशज के रूप में आते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रांग और इतने एलिजिबल नहीं होते, इस वजह से ये मौर्य वंश को आगे नहीं ले जा पाते। कहते हैं कि मौर्य वंश का आखिरी संस्थापक जो था वो बृहदत्त था। बृहदत्त बुद्धिस्ट था क्योंकि वो मौर्य से इन्फ्लुएंस था, इसकी प्रोमिनेंसी खत्म हो चुकी थी, इसका साम्राज्य छोटा हो चुका था। इसके जमाने में लोगों ने विद्रोह किया, जिनमें एक सबसे बड़ा विद्रोह था पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि ये इसने ही पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर्स में आखिरी शासक को मारकर मौर्य एम्पायर को खत्म किया और शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। शुंगा डायनेस्टी, ठीक है, याद रखिएगा। बृहदत्त को मारकर असैसिनेट कर दिया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी। इसको जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। जिस समय में मौर्यन डायनेस्टीज का डिक्लिनेशन हो रहा था, उस समय दो बातें चल रही थी, एक एक्सटर्नल इशू आया और एक इंटरनल इशू आया। एक्सटर्नल में क्या हुआ, बाहर की जातियां अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। उत्तर पश्चिम प्रोविंस, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी चार शक्तियां एक्सटर्नल में। याद रखेंगे, इंडो ग्रीक्स जो कि बैक्ट्रिया के शासक थे, सीथियंस जो कि शक कहे गए, पर्थियंस जो कि पहलव कहे गए, और लास्ट में कुशानाज। इनको यू ची जातियां कहा गया, इनको यू ची जातियां कहा गया, याद रखिएगा। इनके असफलता के बाद कुछ एक्सटर्नल पावर्स इंडिया के कुछ सेक्शन में इंटर करना चाहती थी और कुछ इंटरनल पावर खुद मौर्यन साम्राज्य के बिखरे हुए अंश पर शासन करना चाहते थे। वो तीन लोग थे जिन्होंने पहले मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त को मारा, उन्होंने शुरुआत करी शुंग वंश। इसके बाद इनको मारने वाले रहते हैं कण्व वंश, और इसके बाद कण्वों को मारने वाले रहते हैं सातवाहन। इन तीन लोगों ने अपने भारत के अंदर भारतीय होते हुए विद्रोह किया और मौर्य वंश के समय में डेवलप हुए। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल पावर्स में, तो ये पावर्स क्रम से मैंने लगाया, क्वेश्चन आता है कि क्रम में लगाइए। तो क्या इनके पावर या इन दोनों के आंतरिक गृह युद्ध से किसी तरह का उत्तर प्रदेश से इंफ्लुएंस्ड होता है? तो उत्तर प्रदेश में सभ्यताएं, संस्कृति, कला, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, सिक्के बनाने की विधियां, नए नए लिटरेचर्स, नई नई भाषाएं और नई नई संस्कृति आदि का मिलन होने लगा। इतनी सारी जातियां जब अंदर की तरफ एक्सपेंड करती हैं, इतने सारे लोग जब विद्रोह करके सामने आकर अपना साम्राज्य बनाते हैं, तो ढेर सारी जातियों का संक्रमण होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कल्चर्स, सिविलाइजेशंस, ट्रेडिशंस, इवन विदेशी भी और देशी भी, दोनों के मिलने से उत्तर प्रदेश को फायदा ही हुआ। किसी भी तरह के अटैक से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उल्टा यह फायदा हुआ कि हमें ढेर सारी संस्कृति, सभ्यताओं का एक मिक्सचर के रूप में जाना जाने लगा। अगर उत्तर प्रदेश में एक और तरीके से फेमस सिटी आई कि क्या विदेशी आक्रमण भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तो हां, एक्चुअली डायरेक्टली विदेशी आक्रमण उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। बात करेंगे कि भारत के नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस में हुआ, लेकिन ये एक्सपेंड करते करते उत्तर तक आए। दो पुष्यमित्र शुंग के पहले बारे में हम पढ़ेंगे, इनके और इनके बारे में, और जैसे ही ये टॉपिक हमारा खत्म होगा हम देखेंगे कि एक्सटर्नल पावर भी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करती है या नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी की बात करेंगे। शुंगा डायनेस्टी में ब्राह्मणवाद था और इस समय में शुंग ने सारे बुद्धों को इरेडिकेट करके पुनः ब्राह्मण धर्म को स्टैब्लिश किया। तो इस लाइन को पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए जरा। 1 मिनट में क्लास शुरू कर रहा हूं फिर से।
चलिए ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया, तो हम शुरू करेंगे। जैसा कि हमने बताया, शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो शुंगों में सबसे पहले आते हैं पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म का रिवाइवेशन किया, रिवाइव किया ब्राह्मण धर्म को। मतलब अभी बुद्ध धर्म आ गए थे और आ गए थे जैन धर्म, आजीवक धर्म और तरह तरह की चीजें आकर हिंदू धर्म को कंटेमिनेट कर दी थी, और हिंदू धर्म में जो कमियां थी उसको भी सुधार करने के लिए एक हॉल्ट आया बीच में। और जैसे ही हॉल्ट आता है तो हम क्या करते हैं, रिवाइव करना शुरू करते हैं कि अब हमारा धर्म पुनः जो है शुद्ध होकर वापस आता है, जिसको शुद्ध करके लाने का मुख्य श्रेय जाता है हमारे पुष्यमित्र शुंग को। इन्हीं के दरबार में बड़े प्रोमिनेंट जो है राइटर्स हुए, जैसे पाणिनि। कहते हैं कि पाणिनि ने एक बुक लिखी, उसका नाम था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, जो कि अयोध्या, कहते हैं कि वहां पर उन्होंने जो है अयोध्या के बारे में डिटेल किया। इन्होंने बताया कि ग्रीक्स लोग आए, ग्रीक्स ने अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को जीता। शुंगों के समय में आक्रमण होने शुरू हो गए थे विदेशी। शुंग जिस समय थे, पुष्यमित्र शुंग, उस समय में विदेशी ग्रीक, इंडो ग्रीक्स, जिनको हिंद यवन कहते हैं, उनका आक्रमण होना शुरू हुआ। शुंग यहां बैठे थे, आक्रमण में वो लड़े भी, मेनांडर के रूप में एक जो है इंडो ग्रीक आता है, और उसके अलावा डेमेट्रियस और भी ऐसे बहुत सारे जो हैं वो योद्धा आते हैं जो पुष्यमित्र शुंग से टकराते हैं। मतलब भारत के लोगों से और बाहर के लोगों के बीच में वॉर हुआ। और ये मेंशन है पाणिनि की अष्टाध्यायी में कि उत्तर प्रदेश के साकेत नाम की एक जगह है जो अयोध्या में पड़ती है, वो सीज कर लिया गया, किसके द्वारा, ग्रीक्स के द्वारा। लेकिन पुष्यमित्र खड़े होते हैं और मेनांडर से लड़ाई करते हैं और उसे बुरी तरह से हरा देते हैं। कहते हैं कि काठियावाड़ वाला सेक्शन अगर बात करिए, साउदर्न वेस्टर्न पंजाब की अगर हम बात करें और मथुरा की बात करें, तो यहां तक उनका इफेक्ट जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इंडो ग्रीक्स, यहां पर भी देखने को मिलता है। वैसे तो वो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में ही थे, उधर गांधार की तरफ, सिंध की तरफ, ठीक है। लेकिन इंटर तक करते हैं पंजाब, और पंजाब से ही बाउंड्री टच हो जाती है किसकी, यूपी की। और यूपी के वेस्टर्न पार्ट ही नहीं, वो आते हैं अंदर तक और मथुरा तक अपना प्रभाव छोड़कर जाते हैं। कई जगहों के साक्ष्य, कई जगहों की चीजें पढ़कर हमें इसका अंदाजा होता है। आइए देखें शुंगों के समय में और क्या घटना घटी, तो बताएंगे कि शुंगों के समय में अयोध्या पे गंगा वैली तक जो है इंडो ग्रीक का अधिकार हुआ। उस समय पुष्यमित्र शुंग भी पूरी कोशिश कर रहे थे मथुरा में अपनी सेंटर बनाकर, कहां पर, विदिशा में अपनी सेंटर, मध्य प्रदेश में अपनी सेंटर बनाकर इनके अटैक्स को रोकने की। कहते हैं कि इनका पुत्र आता है वसुमित्र, इनका पुत्र आता है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र और वसुमित्र भी ग्रीक्स के अटैक्स को रोकने में काफी हेल्प करते हैं। लेकिन एक समय बाद चौथा जो है वो शासक आता है। पुष्यमित्र के बाद आते हैं अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद आते हैं वसुमित्र। वसुमित्र भी जो है ग्रीक्स के डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, बट थोड़ा सा इनके बाद आने वाला बंदा रहता है भागभद्र। भागभद्र जो है, इसी को भागवत के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के समय में विदिशा में गरुण स्तंभ लगाया जाता है। मतलब अब ग्रीक से हमारा डायरेक्ट वॉर ना होकर इनसे एक संधि होती है, और भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस नाम का एक राजपूत आता है जो एंटियोलकीट्स का राजपूत रहता है, और यहां आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और जितने युद्ध हुए उनको भुलाकर, गिले शिकवे माफ करके ग्रीक लोगों से दोस्ती बनाते हैं भागभद्र। और भागभद्र के समय में ही एक गरुड़ का पिलर लगता है विदिशा में, और इस तरीके से हम लोगों ने फिर से क्या देखा कि इतने बड़े अटैक के बावजूद, विदेशी आक्रमण के बावजूद, उत्तर प्रदेश अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण प्रोटेक्टेड रहा। आइए देखें कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का जैसा कि मैप अगर आप देखते हो तो ये पड़ता है आपके यहां पर, ऊपर से हिमालय, हिंदुकुश का पर्वत, इधर से रेगिस्तान राजस्थान, नीचे से पानी की वजह से, और इधर विंध्याचल रेंजेस, इधर सेवन सिस्टर्स, पूरा का पूरा हिमालय, चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश। और इसी वजह से जो भी अटैक्स हुए बहुत कोशिश करके अंदर तक पहुंचे,
और मध्य प्रदेश तक आते आते इन्हें संधि करनी पड़ गई और अच्छे रिलेशन बनाने पड़े, और उत्तर प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन और कुछ राजाओं की प्रोमिनेंट बुद्धि, डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल अप्रोचेस की वजह से ये बच जाते हैं। आइए अब देखें कि क्या मथुरा में भी किसी तरह के जो है एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ, तो बताएंगे हाँ। इंडो ग्रीक्स आगे बढ़े, वॉर की टेक्निक्स के साथ साथ दोस्ती की भी टेक्निक्स अपनाई, हमने उनका स्वागत किया, कई जगहों पर हम उनसे हारे, और मिनांडर नाम का इंडो ग्रीक शासक जो था मथुरा को अपनी राजधानी बनाता और मथुरा तक अंदर घुसता है, और बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश में विदेशी शासन देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, क्यों? क्योंकि मथुरा युक्त उत्तर प्रदेश का पार्ट है, और यहां पर अभी तक देशी राज्य देखा आप लोगों ने, लेकिन आपने देखा भगवान का राज्य, पहले कृष्ण भगवान, फिर हमने देखा क्या मौर्यन साम्राज्य मथुरा, फिर हमने देखा कि अब आते हैं तीसरे जो कि कहे जाते हैं क्या विदेशी आक्रमणकर्ता, और मथुरा में उन्होंने सबसे पहली बार अपना एम्पायर बनाया। एक तरह से इंपॉर्टेंट हुआ। क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश में किस जगह पर पहली बार विदेशी आक्रमणकर्ता ने अपना क्षेत्र बनाया, तो बताएंगे सर वो मथुरा था। आइए मिनांडर की बात करें तो इसको कुछ लोग मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। मिलिंद के बारे में 2 लाइन सुन लीजिए। ये इंडो यूनानी था, लेकिन इसने अपना नाम हिंदू के अधिकार पर रखा और ये बुद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। कहते हैं नागसेन से मिलता है, और इसकी एक क्वेश्चनरीज होती है, क्वेश्चन एंड आंसर होता है प्रश्नोत्तरी के रूप में मिनांडर से, और इन्हीं लोगों की बातों को कंपाइल किया गया और नाम दिया गया मिलिंद पन्हो बुक में। मिलिंद पन्हो, याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो के नाम से इनकी किताबें जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेटर ऑन आगे चलकर हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स और ग्रीक्स क्या हुए, पंजाब में भी फले फूले, और हमने देखा कि कुछ एक्सटेंड हुए कहां पर, उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि भारत की अगर लोकेशन के हिसाब से चलें तो उत्तर प्रदेश यहां है, और पहले इंटर उत्तर प्रदेश में ना पहुंचकर पहले हमें यहां स्टैब्लिश करना पड़ा। यहां से फलते फूलते हमें उत्तर प्रदेश में भी इनका विदेशी आक्रमणकारियों का एक्सटेंशन दिखाई देता है। उस समय शुंग वंश का भी पावर था, लेकिन दोनों में युद्ध छिड़ा, अंदर के लोग और बाहर के लोग में, कुछ ये जीते, कुछ ये अंदर घुसकर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। बट मिनांडर के बाद ऐसा कोई नहीं दिखा जो यहां पर टिक पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि शुंग वंश को हराकर कण्व वंश डायनेस्टी जो आती है, कहते हैं कि शुंग वंश के आखिरी शासक वसुमित्र को देवभूति को जो है वो हराकर वसुमित्र जो है वसुमित्र कर के नाम से शासन शुरू करते हैं। और कण्वा डायनेस्टी में हम देखते हैं कि एक राजा थे वसुदेव राजा ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग के अंतिम शासक को मारा। शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम बताया मैंने, देवभूति, उसको मारकर वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना करी। कण्व वंश का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये 45 साल इन लोगों ने कुल मिलकर शासन किया, ठीक है। और उसके बाद इन लोगों को इनका आखिरी शासक था कण्व का सुशर्मा को मारकर सीमुक ने सबसे पहली बार क्या किया, नई डायनेस्टी की शुरुआत करी, जिसको हमने कहा सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, या इसको कभी कभी हम सातकर्णी डायनेस्टी भी कहते हैं। मतलब अगर मैं सरल भाषा में फिर से समझाऊं इसको, तो बहुत ही आसान तरीके से समझिए। भारत के अंदर क्षेत्रीय स्तर पर पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करी। शुंग डायनेस्टी को हराया कण्वों ने। कण्वों को हराया किसने, तो बताएंगे कि हमारे सातवाहनों ने। सातवाहन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सूरज हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित थे ये तीनों जातियां, जिनमें से सूरज के 7 घोड़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना नाम सातवाहन रखा। ठीक है, चलिए सातवाहनों में आते हैं हमारे बड़े प्रोमिनेंट लीडर। सीमुक उतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका इंपॉर्टेंस कम है, इसलिए इसको कम शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सातवाहनों को एरिया जो था, इसको देखकर समझ जाएंगे आप।
जो इंपॉर्टेंट था वो हमारे लिए शुंगा डायनेस्टी थी, क्योंकि ये पोर्शन मध्य प्रदेश वाला उनका था। फिर कन्वर डायनेस्टी इधर वाला मथुरा वाला पोर्शन कवर अप करते हैं। और उसके बाद आते हैं सातवाहन, जो कि सातवाहन आंध्र प्रदेश के और महाराष्ट्र वाले पोर्शन पर थे, जिनको दक्षिणापति कहा जाता था। इसलिए ये उत्तर प्रदेश के लिए उतना इंपॉर्टेंट सातवाहन नहीं होते हैं। और इसी दौर में क्या हो रहा था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे। विदेशी आक्रमण का क्रम मैंने बताया था, इंडो ग्रीक जो कि मथुरा तक आता है, मिनांडर, उसके बाद आते हैं शक। शक लोग भी यहां तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस नहीं है। पर्थियंस यहां तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस भी नहीं है। फिर आते हैं कुशाणास, चौथी विदेशी आक्रमणकारी शक्ति जो थी वो कौन थी, कुशाणा। फिर से बता दो, कुशाणे चौथे नंबर पे आए जो कि उत्तर प्रदेश को इन्फ्लुएंस कर पाए। पहले नंबर पे आए थे इंडो ग्रीक्स जो कि उत्तर प्रदेश को इन्फ्लुएंस कर पाए थे। तो अगर हम पूछे कौन सी ऐसी दो विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस के अकॉर्डिंग, तो बताएंगे इंडो ग्रीक्स, जिसमें से मिनांडर मथुरा में आता है, और दूसरा कुशानास। इसके बाद जो है शकाज, जिनको हमने क्या कहा, सीथियंस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए। इंपॉर्टेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में होते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में नहीं। और तीसरी जाति भी जो रहती है वो रहती है पहलव। पहलव जो थे ये भी क्या थे, बाहरी जाति के लोग थे। नाम सुनने से लगता है कि अपने लोग हैं, लेकिन ये बाहर के लोग। ठीक है, ये दोनों उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में हम नहीं पढ़ेंगे। तो आइए, कुशानास जो चौथी जाति है कैसे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है, इस चीज को हम शुरू करें। तो बताएंगे कि कुषाण वाले लोग कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आते हैं और आगे चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस से अंदर घुसते हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और नॉर्थ पोर्शन पे पूरा का पूरा इनका कब्जा होता है। ये अपने आप को मथुरा तक लेकर जाते हैं और वहां पर बसे हुए शक के लोगों को क्या करते हैं, हराते हैं। पहला शक शासक जो था माउसिस, ये इसी के समय में मर जाता है। पर्थियंस आते हैं, नॉर्थ इंडिया के पोर्शंस में कोशिश तो करते हैं करने की, लेकिन शकों को हराकर कुछ पोर्शन नॉर्थ इंडिया का कवर अप कर पाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता। आगे देखते हैं, कुषाण आते हैं। कुषाणों में कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, उत्तर प्रदेश के सेंट्रल इंडिया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। इनको यूची जाति कहा जाता है। एक्चुअली ये बारबैरिक होते हैं। बारबैरिक होते हैं इसका मतलब क्या, बड़े पिंडारी जैसे होते हैं, रहन सहन खाना पीना का कोई सिस्टम नहीं। अटैकर्स एंड इन्वेडर्स कहते हैं, लूटपाट मचाना इनका काम होता है। तो कुशाणाज लोग जो हैं अपने इंडिया में आते हैं, कहते हैं कि ये यूची जाति थी जो कि बैक्टीरिया की तरफ से डेवलप होकर आई थी। यही कुषाण लोग रूल करते हैं इंडिया पर, वो भी सेंट्रल एशिया से आए हुए, इंडिया के इंडस रिवर के पोर्शन पर आकर और एक्सपेंड करते हैं। यहां से आते हैं, यहां तक रुकते हैं, अंदर घुसते जाते हैं और यूपी तक जो है पहुंच जाते हैं। ग्रेजुअली दे ऑक्युपाइड द होल नॉर्थ इंडिया, और पूरा का पूरा पोर्शन ऑक्युपाई कर लेते हैं। आइए देखते हैं, इनमें सबसे प्रोमिनेंट लीडर कौन था, कनिष्क। लेकिन मैं इसके पहले और बता दूं कि अगर कुषाण आते हैं, कुषाणों में सबसे पहला रहता है कुजुल कडफिशस। कुजुल कडफिशस, जिसको हम कैटफिशस वन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं विम कैटफिशस, और इसके बाद जो है आते हैं हमारे कनिष्क, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट आदमी है। कुषाण वंश के जो है फाउंडर, रियल फाउंडर के रूप में कनिष्क को माना जाता है। इन्होंने केवल एक्सटेंशन किया और यूपी तक गए। कहते हैं सेंट्रल एशिया से शुरू किया, नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपेंशन, और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, कौशांबी और वाराणसी तक इनका प्रभुत्व देखने को हमें मिल जाता। याद रखिएगा, इन्हीं की वजह से गांधार शैली विकसित होती है, जिसको हम जो है इंडो बुद्धिस्ट, या आपने सुना होगा ऐसी जो है कला विकसित की गई जो स्कल्पचर्स बनाने में यूज किए जाते। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो दो भागों में अगर हम बांटें, ईस्टर्न साइड मथुरा शैली विकसित हुई, लेकिन इनके आने की वजह से इधर साइड में गांधार शैली विकसित हुई, और मथुरा और गांधार शैली मिक्स करके एक नई शैली का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं की वजह से उत्तर प्रदेश में एक नई पत्थर की मूर्ति बनाने की कला विकसित हुई, जिसको हमने नाम दिया गांधार कला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
और क्या सीखा हमने, तो स्कल्पचर्स आर्ट सीखा, और साथ ही साथ हमने बुद्ध की बहुत तरह की मूर्ति बनानी सीखी, जैसे बोधिसत्व से संबंधित और बुद्ध से संबंधित। आइए मैं बता दूं गांधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। सेल खड़ी के पत्थर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन से बनी मूर्तियां और बहुत फाइन नहीं हुआ करती थी, तो उत्तर प्रदेश के सेक्शन के नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो मूर्तियां थी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ना होकर मिडिल क्लास की मूर्तियां हुआ करती थी, उसको हमने मथुरा की शैली कहा। लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल की, बहुत ही एलीट लेवल की मूर्ति जिसमें बहुत ही फाइन तरीके से आंख नाक की कटिंग, शरीर का शेप, मसल्स और भी ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट लेवल की कला विकसित हुई, क्राफ्ट विकसित हुआ, जो गांधार शैली के नाम से जानी जाती, और वो विकसित होती है यहां पर। लेकिन इन दोनों के मिलन से पूरे उत्तर प्रदेश में गांधार शैली फैल जाती, आई है गांधार से, क्योंकि लाए हैं कौन, कुषाण लोग, लेकिन यहां पर पूरे नॉर्थ इंडिया में गांधार शैली से। अब बुद्ध की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा, लोगों के मूर्तियां, राजाओं की मूर्तियां, और साथ ही साथ बोधिसत्व की मूर्तियां। अगर आप बोधिसत्व नहीं जानते तो 2 मिनट सुनिए, याद हो जाएगा। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के रास्ते पर बहुत से लोग चलते हैं, और चलते चलते लगभग बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाले होते हैं, लेकिन वो उपलब्ध होने में थोड़ी देरी करते हैं। ये देरी करने को ही बोधिसत्व का नाम दिया गया। ये देरी इसलिए करते हैं कि हम अभी उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे वो जो अज्ञानी सामान्य जनता है उसको ज्ञान कौन दिलाएगा, इसीलिए वो रुकते हैं, अपना जो एनलाइटमेंट है उसे होल्ड करते हैं और सामान्य जनता को अपने साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया महायान की शाखा। हीनयान क्या होता है, केवल खुद अपने बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। महायान क्या कहता है कि नहीं, हम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होंगे, हम तुम सबको एक बड़े से मतलब बड़े से यान मतलब गाड़ी में लेकर चलेंगे और हम सब बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। इसी को हम बोलते हैं बोधिसत्व। और इस तरह के ढेर सारे नाम आए, जैसे आपने सुना होगा अलोकितेश्वर, आपने सुना होगा मैत्रेय, आपने सुना होगा कीर्ति गर्भ, क्षितिज गर्भ, आकाश गर्भ, और ऐसे ऐसे मैत्रेय, बहुत सारे ऐसे जो है प्रोमिनेंट लीडर्स हुए जो बोधिसत्व के रूप में जाने जाते हैं। कुल मिलाकर 8 लीडर्स, 7 से 8 लीडर्स होते हैं। चलिए बाय द वे, अपना उसका बुद्धिज्म से रिलेशन है, तो हाँ, बोधिसत्व का उत्तर प्रदेश पे भी असर पड़ा है। चलिए आइए बढ़ेंगे। सक्सेसर अगर हम बात करें तो कनिष्क के सक्सेसर उतने प्रोमिनेंट नहीं थे। कनिष्क के समय में ही ये सब चीजें फैली। कहते हैं कि कई सालों तक जो है वो लोग राज किए, लेकिन कुछ खास काम नहीं किया। इसके बाद एक बंदा आता है युविष्क, वो कुछ कोशिश करता है कि नॉर्थ इंडिया में बड़ी अच्छे काम हो सके, लेकिन उतना सफल नहीं होता। मथुरा को हमेशा से सेंटर बनाया गया, यहां पर राजा हुए, यहां पर जो है कनिष्क के अंडर में जो लोग भी आए, पैट्रोनिज्म रहा उनको बुद्धिज्म का, और बुद्ध धर्म को मथुरा में बढ़ाने का चांस मिला। और ज्यादातर मूर्तियां आपको बुद्ध की मिलेंगी तो मथुरा शैली और गांधार शैली की ही मिलेंगी। और मथुरा में फिर जाकर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां, प्रतिमाएं पूरे यूपी में और पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको दिख जाएगी। तो ये सारा श्रेय जाता है किसको, तो बताएंगे कि एक विदेशी अटैकर्स थे, उनका नाम था कुषाण। कुषाणों में सबसे प्रोमिनेंट लीडर हुआ कनिष्क। उसने पूरे नॉर्थ इंडिया में गांधार शैली और मथुरा शैली को मिक्सअप करके एक नई शैली का विकास किया, जिसकी वजह से हम यूपी को फेमस मान लेते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि कुषाण वंश का सबसे आखिरी शासक कौन था, तो कुषाण वंश का सबसे आखिरी शासक कुषाण वंश का सबसे आखिरी शासक रहता है आपका कुजुल कटफिशस, विम कटफिशस, और उसके बाद कनिष्क, और उसके बाद कटफिशस तृतीय। अगर हम बात करें क्या विम कटफिशस जो कि कनिष्क के पहले आए हुए थे, उनका भी किसी तरह का कोई काम रहा है, तो बताएंगे उन्होंने एक्सटेंशन दिया। कहां तक दिया, मथुरा में। और आगे चलकर इन्होंने क्या किया, वहां पर एक गनवरिया करके एक जगह है जो अभी सिद्धार्थ नगर के नाम से जानी जाती है, वहां पर एक बड़ा सा इंस्क्रिप्शन लिखवाया। और उनके क्वाइंस भी यूपी में, मथुरा में देखने को मिलते हैं। खासतौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरियाज में आपको विम कटफिशस के भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे। और दिखेगा कि कनिष्क के आने से पहले कुजुल कटफिशस ने तो नहीं, लेकिन विम कटफिशस ने उत्तर प्रदेश में
अपने जो है बुद्धिज्म को और अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करी। कैसे पता चला? तो वहां पर कुछ मूर्तियां, कुछ स्क्रप्चर्स, कुछ इंस्क्रिप्शंस और कुछ कॉइन्स मिलते हैं। चलिए खैर हम बात करेंगे मथुरा। तो शुरू से आपने देखा कि मथुरा कुषाण के एम्पायर में रहा। कुषाणों के पहले ये इंडो ग्रीक्स के एम्पायर में रहा। इसी वजह से यहाँ पर इंडो ग्रीक सभ्यता, कुषाणी यूची सभ्यता, हिंदू सभ्यता का मिलन होता है और उत्तर प्रदेश से कल्चर और सिविलाइजेशन के साथ साथ स्थापत्य कला में भी एक इंपॉर्टेंस क्रिएट कर लेता है। मेरी बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग गुप्ता डायनेस्टी से शुरू करेंगे। आज की क्लास हम इसी पेज से खत्म करेंगे। याद रखिएगा, यूपी हमेशा से अट्रैक्शन पॉइंट रहा है, चाहे वो शुंगा के समय में हो, चाहे वो कुषाणा के समय में। तो शुंग, कण्व, सातवाहन क्षेत्रीय स्तर के लोगों के समय में भी विकसित हुआ, प्लस इंडो ग्रीक्स, सीथियन, पर्थियन और कुषाणों के समय, मतलब बाहरी आक्रमण के समय में भी उत्तर प्रदेश एक प्रॉस्पेरिटी के रूप में डेवलप होता है, अपनी पीक पर पहुंचता है, ढेर सारी संस्कृतियों का मिलन होता है और उत्तर प्रदेश अपने आप प्रोमिनेंट बन जाता है। याद रखिएगा, ये हमेशा से फला फूला ही है, कभी यहां पर तबाही के दौर देखने को नहीं मिले जब तक कि वो नेचुरल डिजास्टर ना हो। और जो उत्तर प्रदेश अभी थोड़ा सा रूरल था, थोड़ा सा सेमी रूरल था, जहां पर गांव की सभ्यताएं विकसित थी, विदेशी आक्रमण के बाद यहां पर आना जाना बना, व्यापार बना, नोडल्स बने, तो अब अर्बनाइजेशन की तरफ से मूव होता है। मतलब विदेशों के आने से संस्कृति का तो विकास हुआ ही हुआ, आने जाने की वजह से एक नोडल, एक मार्केट, एक सिटी के रूप में डेवलप हुआ। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो मैं बता दूं, पहले ट्राइब होती है और ट्राइब ही आगे चलकर विलेज के रूप में कन्वर्ट होता है और विलेज ही आगे चलकर मार्केट टाउन के रूप में डेवलप होता है। टाउन ही आगे चलकर आने जाने की वजह से मार्केट प्लेस बन जाता है। यही मार्केट प्लेस आगे चलकर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है और यहां पर क्यूमुलेटिविटी होने लगती है, न्यूक्लियर फैमिलीज आती हैं और ये क्या बन जाता है? सिटी। यही सिटी आगे चलकर मेगा सिटी, जिसको मेट्रो सिटी कहते हैं, मेट्रो सिटी से मेगा सिटी, इसी मेगा सिटी को आगे चलकर मेगालोपोलिस बनाते हैं, मेगालोपोलिस। और यही मेगालोपोलिस आज के जमाने में स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट हो रही। तो उत्तर प्रदेश का आपने क्रमबद्ध विकास देखा, जो इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हो रहा, परिवर्तन हो रहा। डेमोग्राफी मतलब जनता पहले शुरू में आदिवासी एग्रीकल्चरल को फॉलो करती थी, लेकिन अब क्या हो गई? टेक्नोलॉजी को फॉलो करने लगी। पहले प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, कृषि, पशुपालन। अब हम टर्शियरी सेक्टर में सर्विस एंड एकोमोडेशन के साथ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में भी काम करने लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करते हैं, इंडस्ट्रीज भी खुल जाती। पहले हम इलिटरेट थे, अब हम लिटरेट हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ विदेशी शक्तियों का आने की वजह से, इसी को हमने नाम दिया अर्बनाइजेशन। और यूपी एक अर्बन सेक्शन के रूप में अब आपको दिखाई देना शुरू होता है। इस प्रोसेस के लिए मैंने एक शब्द यूज किया, उसको लिख जरूर लीजिएगा। एनसीईआरटी की क्लास 12 में एक चैप्टर है जिसका नाम है, जो मैंने कहा पॉपुलेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उसका नाम दिया मैंने क्या? तो बताएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और यहीं पर हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे गुप्ता और पोस्ट गुप्ताज के बारे में। गुप्ता में जितने लोग आए और यूपी की क्या इंपॉर्टेंस रही। कभी भी जो हम ये स्टडी करेंगे यूपी को सेंटर में रखकर पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। इससे आपका पूरा इतिहास भी रिवीजन हो जाएगा और आप यूपी की प्रोमिनेंसी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गुप्ता और पोस्ट गुप्ताज वाला अगली क्लास में हम सेक्शन पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होगा, हम मूव कर जाएंगे अपनी नेक्स्ट हिस्ट्री पर, मेडावल हिस्ट्री। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, इस वीडियोस को दोबारा देखिए और आराम से पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। कान में हेडफोन लगाकर पॉज बटन पर हाथ रखकर धीरे धीरे सारे नोट्स बनाइए। और अगली क्लास हमारी जो शुरू होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी गुप्ताज डायनेस्टी से। जितनी इंपॉर्टेंस हमारी मौर्यंस और लेटर मौर्यंस की थी, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी गुप्ताज और लेटर गुप्ताज की भी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।